हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय क्लास। आई एम तमसा त्यागी, योर बैच डेडिकेटर ऑन रैंक प्लस। सो हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन कौन हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ गया है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे हु ऑल आर देयर इन द क्लास। यस, हाँ जी बच्चे, तो कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? आज हमारा कौन सा लेक्चर हो रहा है? दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने आज शुरू कर दिया है। और बच्चे, आज का चैप्टर यानी ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, नॉट ओनली फ्रॉम योर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम योर नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट इज़ द जेनेटिक्स पार्ट और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस लेक्चर के लिए, इस चैप्टर के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे। आज के टॉपिक्स हमारे क्या होने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? सो बेसिकली वी विल बी लर्निंग अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, देन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, तो ये सारे हमारे आज के टॉपिक्स होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है चैप्टर का नाम? और साथ में क्या? एंड variations. It's not just the inheritance but your variations as well. तो बच्चा, इनहेरिटेंस क्या होता है ना, सबसे पहले हम प्रिंसिपल समझने से पहले हम इन दो टर्म्स को समझते हैं। क्या? इनहेरिटेंस और वेरिएशंस को। राइट? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस यानी टू इनहेरिट, किसी से कोई चीज लेना। तो यहाँ पे क्या लेते हैं और किससे लेते हैं और कौन ले रहा है, बात करते हैं इसके बारे में। तो बच्चे, इनहेरिटेंस बेसिकली जब हम यहाँ जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस टर्म पढ़ते हैं, इनहेरिट तो बेटा हम प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, है ना। इनहेरिट तो हम अपने जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनसे हम ज़मीन जायदाद उसको भी इनहेरिट करते हैं। तो ये एक अंग्रेजी का शब्द है इनहेरिटेंस। यहाँ बायोलॉजी में हम इसको इनहेरिटेंस को क्यों पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स में इसका क्या रोल है? सो जेनेटिक्स में इनहेरिट का मतलब होता है टू पास ऑन दी जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम योर पेरेंट्स टू दी नेक्स्ट जनरेशन, जिनको हम ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं। क्या पास हो रहा है? हमारे यहाँ पे कैरेक्टर्स पास होते हैं, ट्रेट्स पास होते हैं। कहाँ से स्टूडेंट्स? फ्रॉम पेरेंट्स टू दी नेक्स्ट जनरेशन, और इस नेक्स्ट जनरेशन को हम ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं। सो ये जो कैरेक्टर्स या ट्रेट्स हम पास करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के पास में, ये कैसे पास करते हैं? थ्रू जीन्स। कैसे पास होते हैं स्टूडेंट्स? थ्रू जीन्स, थ्रू आवर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जीन्स के थ्रू हमारे ये कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो होते हैं पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। अब इसके बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, आप एक बार फटाफट से खुद को शीशे में देखिए, कैसे नजर आते हैं? हाँ, क्या आप अपने पेरेंट्स के जैसे नजर आ रहे हैं? क्या आप अपने मम्मी या पापा को थोड़ा सा रिजेंबल कर रहे हैं? या आपने कभी ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट सुना होगा अपने बारे में कि आप तो, ये बच्चा बिल्कुल अपने पापा पे गया है या बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है? सुना है ऐसा? सुनते हैं ना आप लोग?
तो ये एग्जैक्टली क्या है, क्यों आपके जो फीचर्स हैं वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं? क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ देयर जीन्स, यू आर अ रिजल्ट फ्रॉम देयर जीन्स, राइट? सो इन एनी whenever a new generation is born, right, तो उसके लिए हमारे गैमेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारे फादर और मदर दोनों हाफ ऑफ इंफॉर्मेशन पास करते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है? तो ये हाफ यानी 23 क्रोमोसोम्स हमारे फादर से आएंगे और 23 क्रोमोसोम्स हमारी मदर से आएंगे. In the gametes बोले तो sperm and ova, and they fuse together to form a single cell which is known as zygote. और फिर यही zygote बाद में embryonic development के बाद एक new organism बना देता है, जिसके पास में टोटल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे. इसके सभी सोमैटिक सेल्स के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे, जो कि हर एक ह्यूमन सेल के अंदर होने भी चाहिए. अब बेटा जी आप खुद सोचो यहाँ पे क्या चल रहा है कि फादर और मदर से हाफ हाफ क्रोमोसोम्स गए, 23 फ्रॉम द फादर एंड 23 फ्रॉम द मदर, यानी हाफ हाफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना? आधी आधी इंफॉर्मेशन पास हो रही है, मदर से भी आधी पास हो रही है और फादर से भी आधी पास हो रही है टू द नेक्स्ट सेल विच इज नोन एज जाइगोट. किसके पास में पास हो रही है? जाइगोट के पास में. और यही आपका क्या बना देता है? एक नया ऑर्गेनिज्म, एक न्यू ऑर्गेनिज्म. क्लियर? क्योंकि इंफॉर्मेशंस दोनों जगह से आ रही है बेटा, मदर से भी आ रही है, फादर से भी आ रही है, इसीलिए जो नया ऑर्गेनिज्म होने वाला है उसके पास में कुछ ट्रेट्स जो होंगे हाफ मदर से आए होंगे, हाफ फादर से आए होंगे, और इसीलिए दे आर रिजेंबलिंग देयर पेरेंट्स, है ना? इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस. इसी को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस. सिमिलरली अब बात करते हैं वेरिएशन. अब उसी पॉइंट पे मैं दोबारा बात करती हूँ. देखो आप फिर से खुद को एक बार शीशे में देखो, तो शीशे में देखोगे तो क्या नजर आएगा? मम्मी पापा की झलक नजर आएगी, पर क्या आप एग्जैक्ट फीचर्स आपके एकदम अपने पापा या मम्मी जैसे हैं? एग्जैक्ट कॉपी हो, बिल्कुल डिट्टो? नहीं ना, कुछ तो वेरिएशन है, कुछ तो वेराइटी है, कुछ तो डिफरेंस है. इवन जो आपके सिबलिंग्स होते हैं सबको पता चल जाता है कि ये भाई बहन है ना? कुछ तो ऐसी सिमिलैरिटीज होती है दो भाइयों में या दो बहनों में या दो भाई बहनों में, या जितने भी सिबलिंग्स हैं, ठीक है? तो सिबलिंग्स में कुछ तो ऐसी रिजेम्बलेंस होती है कि यार एक जैसे दिखते हैं कि ये भाई बहन है, इतना पता चलता है, लेकिन वो वहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते. इवन अगर आप ट्विन्स को भी देखेंगे वो भी कभी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, है ना? ट्विन्स भी कभी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, बिल्कुल डिट्टो कॉपी तो आपको नहीं मिलेंगे ट्विन्स भी. तो ये क्या बताता है स्टूडेंट्स कि जब हमारे ये जीन्स पास होते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, है ना? जब ये जीन्स पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के पास में, पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग्स के पास में, तो यहाँ पे क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ जीन्स. मदर का और फादर दोनों का जीन मिक्स हुआ है, जिसकी वजह से देयर विल बी सम वेराइटी एज वेल. भाई कुछ तो वेरिएशन भी आएगा, राइट? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो जो द difference, or we can simply say the degree of difference observed in the new generation as a result of mixing of genes, as a result of mixing of genes. इसी को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन. ठीक है, द वैरायटी, द डिफरेंस. ऑल राइट स्टूडेंट्स, यस और नो?
यस हाई। अंडरस्टूड बच्चे? भाग्यश्री एंड लोकेश, हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? यस, यहां तक समझ में आया? चलिए, ग्रेट। सो नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा चैप्टर में और जाने की कोशिश करते हैं कि फर्दर यहाँ पे, यस हाई, हाई अर्पित, हेलो। आगे जाने की कोशिश करते हैं कि फर्दर यहाँ पे हमारे जो इस पर्टिकुलर फील्ड में कौन कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही, किन किन लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिकली जेनेटिक्स की जब बात हम करते हैं तो किन किन लोगों ने यहाँ पे काम किया। जब बेटा हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है हमारे ग्रेगोर मेंडल का। किसका नाम आता है? ग्रेगोर मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये ग्रेगोर मेंडल, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। Now Mendel was interested in these genes कि भाई ये जीन्स कैसे इनहेरिट होते हैं, वो इस इनहेरिटेंस को समझना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने अपनी गार्डन में पी उगाई। पी क्या? एक गार्डन पी, जिसको हम मटर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और बेटा इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ गार्डन पी? दैट इज पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो गार्डन पी पे इन लोगों ने, ग्रेगोर मेंडल ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंटेशंस किए। इनफैक्ट उन्होंने अपने घर के ही आंगन में बहुत सारी मटर उगाई एंड ही डिड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। याद है आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? मैंने एक्सप्लेन किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो कई जनरेशंस तक वहां पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया गया। ठीक है, सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया गया फॉर मेनी जनरेशंस। अब ये भी आप एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, कि जो मेंडल के रिजल्ट्स आए थे वो खाली एक बार एक्सपेरिमेंट करने पर नहीं आए थे। उन्होंने बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही अपने लॉज सबके सामने रखे थे। ऐसा नहीं कि एक बारी में एक्सपेरिमेंट किया और बोल दिया कि भाई ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो इसके हिसाब से ऐसा लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। he did artificial hybridization for several years and also इन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया फॉर द फर्स्ट टाइम टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनकी जो काम था उसमें क्या खास बात थी? बहुत सारी खास बात थी, मैं बताती जाती हूँ एक एक करके। तो पहला था कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने कई सालों तक किया। दूसरा स्टूडेंट्स, ही नॉट ओनली जस्ट द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बट इन्होंने मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी, एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया गया। देन यहाँ पे जो मेंडल ने पी प्लांट यूज किया था तो उसका सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं लिया, उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। क्या लिए थे स्टूडेंट्स? ही कंसिडर्ड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जस्ट टू वेरीफाई द रिजल्ट। क्योंकि अगर एक ट्रेट पे काम करके भाई अगर वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दे रहे हैं तो अगेन साइंटिफिक वर्ल्ड में उनको क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई ये एक ट्रेट हो सकता है, जरूरी उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो जनरलाइज हम तभी कर सकते हैं जब हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा थोड़ा बड़ा होता है, एंड दैट इज व्हाई ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट्स नॉट जस्ट ऑन वन सिंगल ट्रेट बट ऑन 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ये क्या थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स? ये ऐसे ट्रेट्स थे जिनमें, कॉन्ट्रास्टिंग क्यों बोला मैंने? कॉन्ट्रास्टिंग इसलिए बोला क्योंकि हर ट्रेट के अंदर हमको 2 तरह के फिनोटाइप्स यानी 2 तरह की हमको वैरायटी देखने को मिल रही थी। ठीक है, जिसमें से एक को डोमिनेंट कंसिडर किया गया
और दूसरी वेराइटी को रिसेसिव। सो यहाँ पे बात करते हैं उन सातों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की। कौन कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे? सबसे पहले था फ्लावर का कलर, ठीक है, देन फ्लावर का पोजीशन, देन उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका स्टेम की हाइट कितनी थी, प्लांट की हाइट कितनी थी, देन सीड कलर, सीड का शेप, देन उसके बाद पॉड का कलर एंड पॉड का शेप। ठीक है, ये सारे सातों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यहाँ पे लिया गया। फ्लावर कलर में क्या चीजें थी? फ्लावर कलर में था एक वायलेट कलर था, एक वाइट था, ठीक है, वन वाज वाइट एंड वन वाज वायलेट। फ्लावर पोजीशन में वन वाज एक्जियल, वन वाज टर्मिनल। स्टेम का हाइट एक ड्वार्फ था और एक आपका लॉन्ग प्लांट था, ठीक है। सीड का कलर की बात करें तो एक येलो कलर था, एक ग्रीन कलर था, ठीक है। सीड का शेप बात करें तो एक जगह राउंड था, एक जगह रिंकल्ड था। पॉड का कलर की बात करें, अगेन हमारे पास यहाँ पे ग्रीन एंड येलो कलर के पॉड्स थे। और शेप की बात करें तो इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड यानी फूला हुआ, कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी एकदम फुसफुसा सा जो रहता है, अंदर की तरफ श्रिंक हो गया हो। हाँ जी, समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? क्या वॉल्यूम लो है? इज द वॉल्यूम लो? वॉल्यूम तो ठीक है यार। वॉल्यूम इज फाइन। बाकी कोई बता सकते हैं कि वॉल्यूम ठीक है? मेरे हिसाब से तो वॉल्यूम ठीक है। यस, ठीक है ना? ओके, ग्रेट। तो इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई बच्चे आपको? हाँ जी, इतनी चीजें क्लियर हुई? ऑल राइट। नाउ मेंडल परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट्स फॉर लगभग 7 सालों तक ये एक्सपेरिमेंट्स किए और यहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया। यहाँ पे एक फायदा उनको और मिला कि जो पी प्लांट उन्होंने लिया था ना, सबसे पहले तो यार पी प्लांट के साथ फायदा क्या हो रहा था? पी प्लांट एक ऐसा प्लांट था जो आपके बहुत जल्दी जल्दी नई प्रोजेनी बनाता है ना? क्या बनाते हैं? बहुत जल्दी जल्दी नई प्रोजेनी बना रहा था। तो यानी यहाँ पे इसके जो लाइफ स्पैन होता है दैट वाज वेरी लेस, ठीक है। एंड एक तो इजीली अवेलेबल भी है, और सबसे खास बात कि उसके पास इतने सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। सबसे खास बात, उसके पास इतने सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। तो ये सारी चीजों की मदद से हमारे मेंडल ने पी के साथ बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करके रिजल्ट्स दिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो आपकी पी प्लांट की जो जिस तरह की यहाँ पे वैरायटी यूज की जाती थी उसको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। क्या बोलते हैं उसको? ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। द काइंड ऑफ वैरायटी दैट इज यूज्ड फॉर द पी प्लांट वाज किस तरह का? ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। इसका क्या मतलब होता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन का? ट्रू ब्रीडिंग लाइन का ये मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जहां पे नॉर्मली, आपको याद होगा मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको बताया था कि अगर बार बार आप किसी प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कराते हैं तो उसकी सेल्फ रिप्रोडक्शन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो उसकी वजह से एक टाइम के बाद वहां पे क्या होने लगता है? एक टाइम के बाद देयर इज इनफर्टिलिटी एंड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। यही समझाया था आपको। बट अभी क्या हो रहा है ना, नाउ ये जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन है इसमें इवन आफ्टर सेवरल फर्टिलाइजेशन, सेवरल सेल्फ फर्टिलाइजेशंस, देन ऑल्सो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं कर रहे थे,
है ना, हमको सेम कैरेक्टर्स मिल पा रहे थे, राइट। स्टूडेंट्स कैन यू जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, अभी इलेक्ट्रिसिटी चला गया है तो आई नीड टू टर्न ऑन द फैन थोड़ा सा, बिकॉज इट्स गेटिंग वेरी, जस्ट 1 मिनट। यस, इट्स फाइन नाउ। आवाज धीमी मेरे हिसाब से तो नहीं है अर्पित, आप अपना जो आपका डिवाइस है उसको एक बार दोबारा से चेक कर लो, मेरे हिसाब से आवाज धीमी तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज लोकेश इज सेइंग द वॉइस इज फाइन, और मैं भी चेक कर चुकी हूँ, आवाज तो ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, सो क्या होती है ट्रू ब्रीडिंग लाइंस? ऐसी लाइंस इवन आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, several self fertilizations, the characters are still maintained, है ना, कैरेक्टर्स वहां स्टिल इंटैक्ट रहते हैं। सेग्रीगेट नहीं करते, सो इसीलिए यहाँ पे इवन आफ्टर सेवरल फर्टिलाइजेशन दे वर गेटिंग गुड डेटा, ओके, गुड रिजल्ट्स। फाइन स्टूडेंट्स, आ गया इतना सबको समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? यस, एनीवन? ऑल राइट, चलिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जहां पे सिर्फ एक जीन को इनहेरिट किया जा रहा है। नाउ बिफोर दिस मैं कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे समझाऊंगी, सारी टर्म्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले टर्म समझते हैं जीन क्या होता है, व्हाट इज दिस जीन। देखो, जीन वही स्ट्रक्चर है जो हमारे कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है, ठीक है। मेंडल को जीन के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि जीन क्या है, तो मेंडल अपने टाइम में इस जीन को क्या बोलते थे? फैक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे? फैक्टर। मेंडल को कुछ नहीं पता था कि ये जीन क्या है, ही यूज्ड टू थिंक कि जीन इज अ फैक्टर, बट ये जरूर पता था कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, है ना, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स कैरेक्टर्स ट्रांसफर करने के लिए जरूर ये रिस्पॉन्सिबल था, राइट। नाउ जीन के बाद नेक्स्ट टर्म आती है अलील। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं जीन और अलील के बीच में। देखो, जीन क्या होता है? जीन बेसिकली एक पेयर के फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होता है, एक पेयर के फॉर्म में, क्योंकि आप ऐसे समझो, देखो हमारे पास ना टोटल में, जैसे ह्यूमंस की मैं बात करती हूँ, ह्यूमन सेल में फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चे? आप खुद बताओ, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। यस, इसमें से 44 हमारे ऑटोजोम्स होते हैं, जिनका आपके रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बाकी 2 हमारे क्या होते हैं? एलोजोम, वो XX भी हो सकते हैं, XY भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी बात नहीं कर रही, लेट्स टॉक अबाउट दीज 44 ऑटोजोम्स। ये जो 44 ऑटोजोम्स होते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो एक्चुअली में हमारे पास इस तरह के टोटल 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 44 एंड पेयर कितने? 22। अगर मैं इसका कैरियोटाइप आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो हमारे पास इस तरह से एक बड़ा सा क्रोमोसोम होता है जिसको क्रोमोसोम 1 कहते हैं, उसी का एक एग्जैक्ट वैसा ही क्रोमोसोम, वो भी क्रोमोसोम 1 होगा। ये हो गया 1 पेयर। फिर इसी तरह से
वी हैव क्रोमोसोम 2 और ये हो गया एक और पेयर, ठीक है। क्रोमोसोम 3 ये भी हो गया एक और पेयर। तो ऐसे करते करते लास्ट में आगे यहाँ पे हमारा 22nd क्रोमोसोम। तो टोटल क्रोमोसोम तो 44 है, पर पेयर कितने हैं? 22 हैं। इतनी बात समझ में आई? ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जो एक पेयर 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 हमको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जो बिल्कुल सेम डिट्टो होते हैं और पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये टर्म्स बाद में काम आएंगी आपको, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया यहीं पे। अब बच्चे ये देखो, जो ये पेयर 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 हैं, इसी में हमारे जीन हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इस वाले फर्स्ट क्रोमोसोम पे ये एक जीन है जिसके पास हमारी हाइट का कैरेक्टर है, ठीक है, इसके पास हाइट का कैरेक्टर है। जो जीन्स बेटा इस फर्स्ट वाले पे होंगे वही उसके पेयर वाले पे भी होंगे। जो जीन इस फर्स्ट वाले मतलब एक होमोलोगस पे होगा, वही सेम जीन उधर भी होगा, विच इज कैरिंग द हाइट वाला कैरेक्टर। अब उस हाइट में डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है इसमें शॉर्ट हाइट आई हो और इसमें लॉन्ग हाइट आई हो। ये डिफरेंस आपका अलील में हो सकता है। तो ये टोटल में क्या है? एक जीन है, और अलग अलग इन दोनों को देखें तो ये अलील्स हैं। इतनी बात समझ में आई? कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना यहाँ पे? हाँ या नहीं बोल दो। यस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो अलील क्या हुआ? इट इज द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ एनी जीन। ठीक है, यस, सेम इसी तरह प्लांट्स में दिखा। प्लांट्स की अगर पी की हम बात करें तो पी में सेम चीज देखी थी भाई। यहाँ पे हाइट वाला जो कैरेक्टर था, हाइट वाला जो कैरेक्टर था स्टूडेंट्स, इसको हम डिनोट करते हैं लेटर टी से, इसको टी लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, टी लेटर से ये डिनोट होता है। एंड इट हैज टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, क्या? वन इज कैपिटल टी एंड वन इज स्मॉल टी, ठीक है। तो जहां पे भी डोमिनेंट आपका कैरेक्टर होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, जहां पे कैरेक्टर रिसेसिव होता है उसको हम स्मॉल लेटर से यानी कि आपके लोअर केस से डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चे। ये आगे के जितने भी नोटेशंस होने वाले हैं, कोई भी कैरेक्टर हो, सब में ये चीज यूज होगी। सो दिस इज योर डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दिस वन इज शोइंग द रिसेसिव कैरेक्टर। ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है, द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव वन। नाउ बच्चे, अब यहाँ पे मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले एक जीन, ठीक है, जीन आप समझ गए क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने एक जीन का इनहेरिटेंस देखा। एक जीन का इनहेरिटेंस मतलब एक जीन एक ही ट्रेट कैरी करेगा। वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ट्रेट, सो वन जीन का इनहेरिटेंस मीन्स वन ट्रेट का इनहेरिटेंस। और सबसे पहले यहाँ पे मैं कौन सा ट्रेट बता रही हूँ? दैट इज द हाइट ऑफ द पी प्लांट। तो हाइट के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू दोबारा से, यहाँ पे हमारे दो तरह के अलील्स थे, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। पेरेंट्स जो यहाँ पे लिए गए, सो यहाँ पे जो पेरेंट्स उन्होंने लिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स वर ऑफ टू टाइप। बोथ द पेरेंट्स हियर वर टेकन एज डोमिनेंट कैरेक्टर वाले। क्या लिए गए? सॉरी, नॉट द डोमिनेंट बट द होमोजाइगस कैरेक्टर वाले, ठीक है, होमोजाइगस कैरेक्टर वाले, यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ओके, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये क्या है यहाँ पे? कैपिटल टी मैंने दो बारी लिखा है, इतना तो आप समझ गए क्योंकि ये जीन है, ठीक है। होमोजाइगस क्या होता है? होमो शब्द आप समझते हैं, व्हाट इज होमो? होमो मीन्स सेम, यस, एंड जाइगस का मतलब क्या है? जाइगस कुछ समझ रहे हैं, जाइगोट की बात हो रही होगी, है ना। तो यहाँ पे इस जाइगोट के अंदर जो हमारा जीन गया है उसका
जो जीनोटाइप होता है, मतलब उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, दैट इज टेकन केयर ऑफ, यहाँ पे उसी को बताया गया होमोजाइगस, ठीक है। उसकी नोटेशन को हम बोलते हैं जीनोटाइप, किसी भी जीन की नोटेशन को बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। जीन की नोटेशन को हम बोलते हैं जीनोटाइप। और अगर हम किसी का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या फिजिकल अपीयरेंस को अगर डिपेक्ट कर रहे हैं, उसकी नोटेशन को हम बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या हो गया कि यहाँ पे प्लांट क्या है, ये वाला टॉल है और ये वाला ड्वार्फ है। तो बच्चे टॉल और ड्वार्फ यहाँ पे फिनोटाइप है, और कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे यहाँ जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप हमारा कैरेक्टर, विजिबल कैरेक्टर का नोटेशन, ठीक है। विजिबल कैरेक्टर जो दिखता है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं ना। होमोजाइगस में सेम होता है, हमारे पास हमको हेट्रोजाइगस कंडीशन भी मिलेगी। हमको क्या मिलेगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन भी मिलेगी। तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, है ना, डिफरेंट। तो यहाँ पे जो हमारे अलील्स होने वाले हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल होमो में हो गया, ये दोनों सेम हो गए तो ये होमो है। स्मॉल टी दोनों सेम हो गया तो होमोजाइगस है। हेट्रो में एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी दोनों डिफरेंट अलील्स हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्लियर, ये टर्म्स बताना बहुत जरूरी था बिफोर टेलिंग यू दिस, आपका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ओके, चलो इधर आ जाते हैं। सो बेटा ये क्या हुआ, आपके पेरेंट्स लिए गए, एक कंप्लीट टॉल प्लांट, एक कंप्लीट ड्वार्फ प्लांट। अब क्या हुई, इनकी हुई सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या हुई इनकी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद में मेंडल ने क्या देखा, सारे जितने भी प्लांट्स आए सबके सब कैसे आ गए, टॉल प्लांट्स आ गए, ठीक है। सबके सब कैसे आ गए, टॉल प्लांट्स आ गए। अभी आप सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करना, जीनोटाइप पे मत करना, सिर्फ फिनोटाइप पे करना। तो मेंडल को क्या दिखाई दिया कि भाई सारे के सारे टॉल प्लांट्स आ गए, हाँ। तो उसको लगा कि भाई ड्वार्फ वाले का क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है यहाँ पे, देयर इज नो ब्लेंडिंग। हमको कोई मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिला, सबके सब कैसे आए, सबके सब टॉल प्लांट्स आए, ठीक है। ये वाली जो जनरेशन होती है, दिस जनरेशन जो सबसे पहली जनरेशन पेरेंट्स के बाद आती है, इसको हम बोलते हैं फिलियल वन जनरेशन या F1 जनरेशन, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ, यही जो हमारी जनरेशन आई है इसी की सेल्फिंग हुई, यानी इसी को दोबारा से आपस में जितने भी ये वाले टॉल प्लांट्स आए थे इनको फिर से क्या किया, आपस में क्रॉस करवाया। क्रॉसिंग के बाद अब यहाँ से जो रिजल्ट आया वो क्या आया, देयर वाज अ रेशो जहाँ पे हमारे पास 3 टॉल प्लांट्स आ रहे थे और एक ड्वार्फ प्लांट आ रहा था। क्या आ रहा था, 3 टॉल प्लांट्स आ रहे थे और एक ड्वार्फ प्लांट आ रहा था। अब ये रिजल्ट ने फिर से मेंडल को चौंका दिया। दिस वाज योर F2 जनरेशन, ये हमारी फिलियल 2 जनरेशन आ गई। तो मेंडल फिर से परेशान हो गया कि ये ड्वार्फ तो भी गायब हो गया था, ये फिर से कैसे आ गया। तो इससे मेंडल को एक चीज तो समझ में आई कि ये वाला जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है वो पूरी तरह तो रिसेसिव नहीं है, है ना, वो कभी ना कभी तो एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेस कब कर रहा है, जब वो होमोजाइगस स्टेट में होता है। कब करता है, जब वो खुद होमोजाइगस स्टेट में होता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया गया, है ना। इसके लिए, इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमको सिर्फ फिनोटाइप्स नजर आ रहे थे, हमको सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस, विजिबल कैरेक्टर्स दिख रहे थे, जीनोटाइप नहीं था। अब ये पता लगाने के लिए कि भाई ये वाला जो टॉल आए इसका जीनोटाइप था क्या, व्हाट वाज दिस जीनोटाइप जो यहाँ सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए थे। इसके लिए कुछ क्रॉस होते हैं जस्ट टू वेरीफाई द जीनोटाइप। क्या क्रॉस होते हैं स्टूडेंट्स,
इसको हम सिंपली बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। इस टेस्ट क्रॉस के अंदर हमारा जो भी फिनोटाइप है, जैसे ये हमारा फिनोटाइप है, अब ये पता लगाने के लिए कि ये टॉल प्लांट्स क्या हेट्रो वाले हैं या होमो वाले हैं, हमको नहीं पता ना कि ये टॉल, हमको पता था कि टॉल है, पर ये नहीं पता हेट्रो है कि होमो है। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए इनको क्रॉस कराएंगे रिसेसिव होमोजाइगस प्लांट से। ठीक है, रिसेसिव होमोजाइगस से जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे इस तरह से अलील्स आते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, वी गेट रिजल्ट्स लाइक दिस। सो ये जो है ये स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ये हमारे एक साइंटिस्ट थे आरसी पुनेट। ठीक है, आरसी पुनेट ने ये पुनेट स्क्वायर दिया था। ही गेव दिस पुनेट स्क्वायर मेथड, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम जीनोटाइप्स का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इनकी मदद से स्क्वायर में हम जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं ऑफ ऑल दी विजिबल कैरेक्टर्स जो सिर्फ हमको दिखाई दे रहे हैं। द फिनोटाइप्स आर इजी टू डिटेक्ट, बट जीनोटाइप पता लगाने के लिए ये वाले स्क्वायर मेथड्स का इस्तेमाल किया गया था, which was given by R.C. Punnett. ओके, चलो, एक आपका ये पेरेंट हो गया, इसके दोनों अलील्स मैंने लिख दिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। एक आपका ये पेरेंट हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। कैसे करते हैं क्रॉसिंग हम पुनेट स्क्वायर में? बच्चे ये वाला अलील को पहले हम इससे क्रॉस करेंगे तो इस वाले बॉक्स में डालेंगे, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाले अलील को इस फर्स्ट, इधर से ये फर्स्ट, इधर से ये क्या हो गया? स्मॉल टी आता है आपको करना। फिर उसके बाद ये वाले बॉक्स को कैसे फिल करेंगे? ऊपर से दिस कैपिटल टी और नीचे से दिस स्मॉल टी। अगेन ये वाला स्मॉल टी, राइट? सिमिलरली इधर भी कर लेते हैं। सो वी हैव दीज टू पेरेंट्स। इधर हमारे पास ये दो पेरेंट्स है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चे? ये इधर इसको क्रॉस किया, ये आया, इसको क्रॉस किया, यहाँ ये आया, इसको और इसको क्रॉस किया तो ये आया, इसको और इसको क्रॉस किया तो ये आया। ठीक है, तो अब रिजल्ट्स देखो हमारे पास यहाँ कैसे आए। ये हमारा देखने में टॉल होगा, ठीक है ना? टॉल हमारे पास कितने हो गए? 50% टॉल हो गए। और ये वाले हमारे क्या होने वाले हैं? ड्वार्फ होने वाले हैं। 50% कैसे हो गए? 50% यहाँ से ड्वार्फ हो गए। ठीक है, 50% टॉल हो गए, 50% ड्वार्फ हो गए। अच्छा, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, वेरी नाइस। अब इधर का रिजल्ट वेरीफाई करो स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास सारे ही टॉल आएंगे, ऑल टॉल, 100% टॉल। अगर इस तरह का क्रॉस हमको देखने को मिलता है जहाँ पे हमारे रिसेसिव पेरेंट के साथ में अगर हमने किसी भी टॉल को एक आप सिंपल ऐसा समझो, अगर हमने एक टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई और हमारा रिजल्ट कैसे आ गया? सारी की सारी प्रोजेनी टॉल आ गई। तो मतलब वो जो हमारा टॉल वाला प्लांट था वो कैसा था? होमोजाइगस टॉल था कि हेट्रोजाइगस टॉल था? बताओ कमेंट में, बोलिए बोलिए बोलिए। सिंपल सी मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम एक टॉल प्लांट को, हमें नहीं पता उसका जीनोटाइप क्या है, वही हमें टेस्ट करना है, इसीलिए ये टेस्ट क्रॉस है। हमको यही पता लगाना है कि ये टॉल क्या है, ये है कि ये है। तो हमने क्या किया? हमने ड्वार्फ प्लांट होमोजाइगस रिसेसिव से उसको फर्टिलाइज कर दिया, क्रॉस करा दिया। अब हमारे पास अगर रिजल्टेंट सारी की सारी प्रोजेनी टॉल आ जाती है तो इसका मतलब वो टॉल क्या था?
होमोजाइगस टॉल था। ठीक है, अगर सारी की सारी 100% टॉल आ जाती है तो इसका मतलब वो टॉल हमारा कैसा था, होमोजाइगस टॉल प्लांट था बच्चे। ठीक है, और वही अगर हमारा रिजल्ट कैसा आता है कि आधी जनता हमारी टॉल आई और आधी हमारी ड्वार्फ आई, तो उस कंडीशन में आप समझ जाइए कि ये सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, ये हेटेरोजाइगस टॉल थे। ठीक है, ये टॉल कैसे थे, हेट्रोजाइगस टॉल थे, ये हेट्रोजाइगस टॉल थे। क्लियर हो गई बात? That is why this kind of cross is known as test cross। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है बच्चे, ऑल राइट। नाउ ये एक तरह का ऐसा क्रॉस है जहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास में ये पेरेंट्स थे। ठीक है, हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट जनरेशन आई थी ये वाली, हमने क्या किया, इसको इससे क्रॉस करवाया, है ना। ये हमारी F1 जनरेशन है, ये हमारे पेरेंट्स थे। हमने क्या किया, हमारी F1 जनरेशन को वापस से जाके किससे क्रॉस करवाया, एक पेरेंट से क्रॉस कराया है। इस तरह का क्रॉस जहाँ पे हम प्रोजेनी की क्रॉसिंग किसी भी पेरेंट से करा रहे हैं उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको हम, बैक क्रॉस। वी कॉल इट एज बैक क्रॉस। ऑलराइट, इसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस। एंड इसमें से हमारा टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ योर बैक क्रॉस ओनली। टेस्ट क्रॉस भी इसी का एक टाइप है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ योर बैक क्रॉस ओनली। क्लियर हुई इतनी बात? ऑल राइट, नाउ लेट्स कम बैक टू दी मेंडल वाला जो हम कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आया कि हमने एग्जैक्टली यहाँ पे मेंडल ने क्या डिराइव करने की कोशिश की। अब हम यहाँ पे पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे जीनोटाइप का भी पता लगा लिया थ्रू आवर टेस्ट क्रॉस। नाउ वी नो द जीनोटाइप आल्सो। सो दिस वाज अ टॉल प्लांट, दिस वाज द ड्वार्फ प्लांट, है ना। हमने करी सेल्फिंग, हमको मिला सारे टॉल, और अभी हमको ये भी पता चल गया कि ये हेट्रोजाइगस टॉल था, है ना। हमने क्या कर लिया था, टेस्ट क्रॉस कर लिया था। अब हमने क्या किया, हमने इसकी भी सेल्फिंग करी, इसको भी फर्दर हमने सेल्फिंग किया, और हमारे पास क्या मिला, हमको नेक्स्ट जनरेशन जो मिली। देखो अब हम पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पुनेट स्क्वायर वही स्क्वायर है जो हमें यहाँ के जीनोटाइप पता लगाने में हेल्प करेगा। ऑल राइट, चलिए तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे ये पता चलता है हमको। सो वी हैव दीज टू पेरेंट्स, दिस एंड दिस। ये दो हमारे पेरेंट्स हैं। एक पेरेंट के अलील मैंने यहाँ रख लिए, दूसरे पेरेंट के अलील मैंने यहाँ रख लिए। ठीक है बच्चे, अब देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, कैपिटल टी इसको क्रॉस करके, ठीक है, इसको इसके साथ क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ क्रॉस किया, स्मॉल टी स्मॉल टी। ऑल राइट, क्या रिजल्ट आया, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या रिजल्ट आया स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे जीनोटाइप्स लिख लेती हूँ। ठीक है, एक कैपिटल टी है, दो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक हमारे पास स्मॉल टी है। ठीक है, वन दिस, टू दिस एंड वन दिस। दिस ब्रिंग्स आउट अ रेशो ऑफ द जीनोटिपिक रेशो। इससे हमारा एक जीनोटिपिक रेशो बन जाता है, जिसको हम यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे, आगे भी करेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी करेंगे। तो ये क्या होता है, 1:2:1।
एंड अगर मैं इसके फिनोटाइप की बात करूं भाई, ये दिखने में कैसा होगा, तो बच्चे हमारा ये वाला तो टॉल होगा, ये वाला भी कैसा होगा, ये दो भी टॉल ही होंगे, ठीक है, और ये एक अकेला ड्वार्फ होगा। यानी टोटल कितने टॉल हो गए, टोटल हमारे 3 टॉल हो गए, है ना, और ड्वार्फ एक अकेला। तो यहां से बन जाता है फिनोटिपिक रेशो, यहां से बन जाता है फिनोटिपिक रेशो, दैट इज 3:1 रेशो। तो ये जो हमने अभी ये क्रॉसिंग किया है यहाँ पे, क्योंकि हमने सिर्फ एक सिंगल जीन को लेके क्रॉसिंग की है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो बिकॉज हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर यहाँ लिया है जो है प्लांट की हाइट। आगे हम बाद में जब करेंगे तब हम वहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम 2 कैरेक्टर्स के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे हम 2 कैरेक्टर्स के साथ डील करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो क्लियर हो गया, येस और नो? हो गया सबको क्लियर? चलिए, ऑल राइट। सो नाउ स्टूडेंट्स, इसी के बेसिस पे मेंडल ने 2 लॉज दिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने यहाँ पर 2 हमारे क्या दिए, लॉज दिए। सो मेंडल के 2 लॉज क्या थे इसके बेसिस पे? सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जब भी जीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशंस में होते हैं, whenever the gene is in a heterozygous condition, in that case one of the allele is always dominant over the other one, है ना? क्या होगा कि एक हमारा अलील वहां पे दूसरे पे हमेशा भारी रहने वाला है, राइट? कब? इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, राइट? ये हमारी एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है और यहाँ पे सिर्फ एक ही अलील खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, ओनली वन अलील विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये एक्सप्रेस करेगा खुद को और इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज योर डोमिनेंट अलील। ऐसा अलील जो खुद को एक्सप्रेस करता है और दूसरे वाले अलील को एक्सप्रेस नहीं होने देता, ऑब्वियसली उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट अलील। और ऐसा अलील जो इस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्या बच्चे? रिसेसिव अलील। इसको हम बोलते हैं रिसेसिव अलील। ऑल राइट, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो मेंडल का लॉ यही कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, की इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन वन ऑफ द अलील इज ऑलवेज डोमिनेंट which never allows the other allele to express itself. Okay, it can only express itself in a homozygous condition. ये बेटा ऐसा अलील है जो सिर्फ homozygous condition में खुद को express कर सकता है. It can only express itself in a homozygous condition. ठीक है, एक होमोजाइगस कंडीशन में ही ये खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। इतनी बात सबको समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, हाँ रेयान, आप शायद थोड़ा लेट आया, ये वाली बात मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फैक्टर वाली, तो इसलिए मैंने दोबारा रिपीट नहीं की।
यस, मेंडल ने बोला था जो ये कैरेक्टर्स हैं कौन कंट्रोल करता है, अलील्स कंट्रोल कर, जीन्स कंट्रोल करते हैं। जो एक्चुअल में उस टाइम पे वो जीन नहीं जानते थे उनको फैक्टर्स बोलते थे। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए ओके। नाउ नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला लॉ क्या आता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? नाम से कुछ आइडिया लग रहा है? सेग्रीगेशन बोले तो सेग्रीगेशन से क्या मतलब है? सेग्रीगेशन से क्या मतलब है? सेग्रीगेट होना, है ना? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सेग्रीगेशन, अलग अलग होना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब भी आपके जो अलील्स होते हैं, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी जीन के अलील्स वो सेपरेटली वहां पे जाते हैं। दे डू नॉट एसोसिएट विद ईच अदर। अलग अलग पास होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग गैमीट्स में जाते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ये टी है, ठीक है, ये गैमीट में जाएगा, ये वाले गैमीट के पास कैपिटल टी अलग से जाएगा, दूसरे वाले के पास ये अलग से जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट होके जाते हैं, सेपरेट होके जाते हैं। यही रीजन होता है कि ये F2 जनरेशन में हमको दोबारा से अपीयर होते हुए नजर आए थे। अगर सेपरेटली नहीं जाते, एक साथ जा रहे होते, तो ये कभी भी हमको दोबारा नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन में नजर नहीं आता, है ना? फिर हमको ये F2 जनरेशन में नजर नहीं आता। ये अलग आया था इधर से स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्लांट था इसके भी गैमीट्स अलग अलग सेग्रीगेट हुए थे। यही रीजन था ना कि यहाँ पे इन सब ने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया और हमको यहाँ पे ये कंडीशन मिली, दैट इज दिस वन। ये कंडीशन हमें कब मिली? क्योंकि ये सेपरेटली यहाँ से सेग्रीगेट होते हुए गए थे, तभी हमको ये कंडीशन मिल पाई है, राइट? सो इसीलिए स्टूडेंट्स हमको कहीं पर भी इस पूरे जहाँ जितनी भी बार हम क्रॉसिंग करते हैं, जितनी भी जनरेशन्स में क्रॉसिंग करते हैं, देयर इज नो ब्लेंडिंग। ठीक है, देयर इज नो ब्लेंडिंग। यू विल नेवर सी अ मीडियम हाइट का प्लांट। दोनों कैरेक्टर्स, दोनों अलील्स अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, यही क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, कि अलील्स segregate independently of each other और इसके दो सबूत हैं। क्या क्या? पहला सबूत ये है कि the recessive allele expresses itself again in F2 generation और दूसरा there is no blending, there is no blending of alleles, यानी no intermediate character। कोई हमको ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला जहां पे हमने दोनों की मिक्सिंग देखी हो, है ना? कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर हमको नहीं दिखा। इसका मतलब ये है there is no blending। ऑल राइट, क्लियर हो गया इतना? यस, समझ में आया सभी को? चलिए, ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो ये तो हो गई हमारे मेंडल की यहाँ तक बात, ठीक है। पर मेंडल जी ने यहाँ पे जो ये चीज़ें बताई है, इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली, है ना? कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिले जो मेंडल के इन लॉज को फॉलो नहीं कर रहे थे। क्या चीजें थी वो? दो एग्जाम्पल्स ऐसे देखने को मिले। लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला था आपका, एक तो था कोडोमिनेंस, ठीक है, और दूसरा था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये दो चीजें ऐसी देखने को मिली जहां पे मेंडल के लॉज फॉलो नहीं हो रहे थे,
ठीक है, मेंडल्स लॉज वर नॉट बीइंग ओबेड, राइट। तो ये ऐसी यहाँ पे दो आपको अलग से एक्सेप्शंस मिलेंगी, ठीक है, इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बेटा जैसा इसका नाम है वैसा ही यहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? पूरी तरह ना होना, अंग्रेजी का शब्द है अगेन, है ना। इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह कोई चीज नहीं हो रही। और क्या पूरी तरह चीज नहीं हो रही? डोमिनेंस पूरी तरह नहीं हो रहा, ठीक है, डोमिनेट पूरी तरह नहीं हो रहा। तो यही यहाँ पे हुआ। इट वॉज सीन इन योर स्नैपड्रैगन प्लांट, एंटीराइनम भी बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या देखा गया बेटा, इसके फ्लावर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स, ओके। तो उसमें दो कलर के फ्लावर्स थे हमारे पास। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, रेड विच वॉज कैपिटल आर, और हमारे पास था वाइट जिसको हमने डिनोट किया स्मॉल आर से, ठीक है। अब क्या किया गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पेरेंट्स हैं, इनकी क्रॉसिंग हुई, हमको यहाँ से F1 जनरेशन मिली, कैसी? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बेटा मेंडल के अकॉर्डिंगली ये इसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए था? मेंडल के अकॉर्डिंगली इसका फिनोटाइप क्या होना चाहिए था? डोमिनेंट वाला कलर आना चाहिए था, यहाँ पे रेड कलर आना चाहिए था, यस और नो? हाँ या नहीं बोलो। बट आया क्या? आया पिंक कलर। आया क्या? आया पिंक कलर। रेड नहीं आके क्या, कौन सा कलर आया? पिंक कलर आया। इवन इसके बाद अगर हम दोबारा से इनकी सेल्फिंग भी करते हैं, दोबारा से अगर इसको क्रॉस भी करते हैं, तो F2 जनरेशन भी हमारी कैसी आई? देखो पुनेट स्क्वायर बना रही हूँ दोबारा से, तो F2 जनरेशन भी कैसी आई बच्चे हमारी यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास में ये वाला फ्लावर तो रेड था, ठीक है, ये दो फ्लावर्स कैसे थे? पिंक थे, और ये कैसा था? वाइट था, ठीक है। तो यहाँ की जीनोटिपिक रेशो क्या आ रही है? जीनोटिपिक क्या आ रही है? 1:2:1। जीनोटिपिक रेशो यहाँ पे 1:2:1 आ रही है, और फिनोटिपिक भी 1:2:1 आ रही है। यहाँ पे मेंडल के अकॉर्डिंगली फिनोटिपिक रेशो 3:1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे कैसी आ रही है? 1:2:1। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो दोनों बराबर है। जीनोटिपिक भी 1:2:1 आ रही है, फिनोटिपिक भी 1:2:1 आ रही है। एंड यहाँ पर आपके ये फ्लावर्स भी रेड नहीं आ रहे, यानी इट इज नॉट ओबेइंग द मेंडल्स लॉ, इट इज शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ रेड कलर ऑफ द फ्लावर्स ओवर वाइट कलर्स। यहाँ पे किस चीज की इनकम्प्लीट डोमिनेंस है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ द रेड कलर ऑफ फ्लावर्स ओवर द वाइट कलर्स। लाल रंग पूरी तरह सफेद रंग के फ्लावर पे डोमिनेंट नहीं हो सका, इसीलिए वहां पे गुलाबी रंग आया है। आप कोई यहाँ पे दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या होता है बच्चे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कोडोमिनेंस की। Another example,
So this codominance example is based on the blood group systems, your ABO blood group system. ठीक है, क्या होता है ब्लड ग्रुप हमारा, we have A, we have B, we have AB and we have O. यही ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे पास A ब्लड ग्रुप होता है, B होता है, AB होता है और O ब्लड ग्रुप होता है। और बेटा इनको कंट्रोल करने वाले जो अलील्स होते हैं, इनको कंट्रोल करने वाले जो अलील्स होते हैं, दोज आर योर IA, IB एंड स्मॉल आई। ये तीन तरह के अलील्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आप देखो कि हमारा ये वाला कैरेक्टर 2 अलील्स की बजाय 3 अलील्स कंट्रोल कर रहे हैं। नॉर्मली 2 अलील्स करते हैं, जैसे हमने हाइट ऑफ प्लांट में देखा, आपका कलर ऑफ फ्लावर में देखा, तो 2 ही अलील करते हैं, पर यहाँ पे 3 अलील्स कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। ये एक मल्टीपल अलीलिज्म का एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। होता क्या है स्टूडेंट्स, ये IA, IB और स्मॉल आई कैसे कंट्रोल करते हैं? बेसिकली जो IA अलील है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग शुगर्स, सर्टेन टाइप ऑफ शुगर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC। दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और भी यहाँ पे IB भी कोई एक पर्टिकुलर अपना अलग सा शुगर प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली IA एंड IB बोथ आर प्रोड्यूसिंग द शुगर्स एंड दे बोथ हैव डोमिनेंस। ओके, अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएंगे तो वहाँ ये भी अपना शुगर बनाएगा और ये भी अपना शुगर बनाएगा, किसी के भी साथ, दूसरा अलील कोई भी हो। ठीक है, लेकिन जो ये वाला है स्मॉल आई, इट इज प्रोड्यूसिंग नो शुगर, ये कोई शुगर नहीं बनाता, इसलिए ये रिसेसिव होता है। तो यानी स्टूडेंट्स यहाँ से IA एंड IB अलील, ये दोनों कैसे होते हैं? डोमिनेंट अलील्स होते हैं, क्योंकि ये अपने अपने शुगर बनाने के लिए केपेबल है। और ये कैसा होता है? ये रिसेसिव अलील होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक रिसेसिव अलील होता है। नाउ द जीनोटाइप ऑफ योर ब्लड ग्रुप A कैन बी, द पॉसिबिलिटीज में वो सारी लिख रही हूँ, या तो क्या हो आपका होमोजाइगस IA या हेट्रोजाइगस IA स्मॉल आई। देखो दोनों होमोजाइगस हैं, दोनों डोमिनेंट है, तो आपका I ही ब्लड ग्रुप आएगा। और अगर आपका एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, तो ये तो वैसे भी अपना कोई शुगर नहीं बना रहा होता, तो यहाँ पे भी आपका ब्लड ग्रुप A ही आएगा। दूसरा केस देख लो, IB या तो होमोजाइगस IB या हेट्रोजाइगस IBI, इन दोनों में से भी कोई सी कंडीशन हो सकती है। अगर इसकी बात करें आपका AB ब्लड ग्रुप, तो AB में बेटा एक आपका एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन वेयर यू हैव बोथ द डोमिनेंट अलील्स। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे दोनों ही अलील्स डोमिनेंट हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप में बोथ अलील्स आर डोमिनेंट। And hence it shows your codominance, इसीलिए इसको हम codominance कहते हैं। It's an example of codominance, है ना। यहाँ क्या चल रहा है? आपका codominance चल रहा है। It's an example of codominance। O की बात करें तो स्मॉल आई। ठीक है,
तो ओ तो वैसे भी यहाँ पे तो कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं, आपका कोई भी शुगर नहीं फॉर्म हो रहा। आपको समझ में आया? येस और नो? हाँ जी, आर यू गाइज हियर? सो बोथ द कंडीशंस, अदरवाइज क्या होना चाहिए भाई? अदरवाइज मेंडल के हिसाब से होना चाहिए एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अभी हमने बताया है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि एक डोमिनेंट होता है और दूसरा हमेशा रिसेसिव होता है, पर ये तो मेंडल को धोखा दे गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये दोनों ही डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों ही डोमिनेंट है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, जहाँ पे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वहाँ पे भी मेंडल के लॉ डिच हुए हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपका जो रेड कलर का आपका फ्लावर था वो वाइट पे पूरी तरह डोमिनेंट नहीं हो पाया, इस वजह से हमको वहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेड कलर ना मिलके पिंक कलर्स मिले हैं। सो दैट्स अगेन डिचिंग ऑफ द मेंडल्स लॉज। क्लियर? तो आई गेस यस वी हैव डन इनफ फॉर टुडे। हमने काफ़ी सारा ख़त्म कर लिया इनफैक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वी कैन गिव 5 मिनट्स फॉर योर डाउट्स। कोई भी अभी तक जो भी समझाया है अभी तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक कुछ भी अगर डाउट आया है प्लीज़ लेट मी नो हियर। कोई डाउट आया अभी तक? अगर नहीं है तो वी कैन मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस नाउ। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? मैं एक बार चैट को थोड़ा सा और एक्सप्रेस कर लेती हूँ। हाँ जी, डन बच्चे? कोई डाउट नहीं है किसी को? मैं ये अज्यूम करूँ सबको सब समझ में आ गया? यस, सबको सब क्लियर हो गया? चलिए ओके, सो क्वेश्चंस ले लेते हैं। लेट्स टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस नाउ। चलो पहला सवाल ये है, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट alleles for different traits are passed independently of another. Each organism has 2 alleles for each trait which segregate during gamete formation. Dominant alleles are always expressed over recessive alleles. Genes located on the same chromosome are inherited together. हाँ जी, क्लियर है तो आंसर कीजिए। चलो अब मुझे पता चल जाएगा कि इसको कितना क्लियर है। लेट मी सी हु विल आंसर इट फर्स्ट। चलिए यू गाइस कैन स्टार्ट आंसरिंग, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन इजी है बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको यहीं पे अपना दिमाग को स्टॉर्म करना पड़ता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग यही होती है। चलिए चलिए, बी ऑप्शन, वेरी नाइस। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? यस, रिहान, लोकेश, अदर स्टूडेंट्स, भाग्यश्री, अनुज, सी। ऑल राइट, तो 2 ऑप्शंस आए हैं मेरे पास में, एक बी आया है और एक सी आया है। ठीक है, चलो मैं सारी स्टेटमेंट्स को दोबारा से पढ़ के एक्सप्लेन करती हूँ। पहला ऑप्शन है अलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर पास्ड इंडिपेंडेंटली। तो पहली बात तो है अलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स नहीं, सेम ट्रेट की बात हो रही होती है। सेग्रीगेशन में एक ही ट्रेट के 2 अलील्स की बात होती है, तो डिफरेंट ट्रेट तो है ही नहीं, तो हेंस ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, ये गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ईच ऑर्गेनिज्म हैज 2 अलील्स फॉर ईच ट्रेट। हर ऑर्गेनिज्म के पास 2 अलील होते हैं
एक ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए, जो बिल्कुल सही बात है। विच सेग्रीगेट, जो सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, है ना, ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट भी होते हैं, तो ये बात भी एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। आंसर हमारा बी ही है, ठीक है। बट फिर भी मैं दोनों स्टेटमेंट्स भी एक्सप्लेन करूंगी। किसी बच्चे ने सी बोला है, बेटा सी वाली जो स्टेटमेंट है, डोमिनेंट अलील्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड ओवर द रिसेसिव अलील्स, क्या ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करती है या लॉ ऑफ डोमिनेंस को करती है? ये आपकी लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करती है बेटा। सो हेंस इन दैट केस this statement is not the right option for the question. Genes located on the same chromosome are inherited together. No, they are not inherited together. They are separated during the gamete formation. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ से? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Mendel's law of segregation during the formation of gametes, अच्छा ये तो हो गया ना। In a cross between a homozygous dominant, that is capital A, homozygous dominant जब बन रहा, एक क्रॉस है जहाँ पे we have this capital A and a homozygous recessive small a for a particular trait, the phenotype of the offsprings will be, offsprings का phenotype कैसा होगा बेटा? ऑफस्प्रिंग्स का फिनोटाइप कैसा होगा मेंडल के अकॉर्डिंगली देखे तो? मेंडल के अकॉर्डिंगली देखे तो ऑफस्प्रिंग्स का फिनोटाइप कैसा होना चाहिए? डोमिनेंट जैसा होना चाहिए ना। तो डोमिनेंट का क्या है? यस 100%, अच्छा यहाँ दिया नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है 100% डोमिनेंट होगा, 100% रिसेसिव होगा, 50% डोमिनेंट एंड 50% रिसेसिव, 50 होमोजाइगस डोमिनेंट, 50 होमोजाइगस। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आंसर कर दीजिए फटाफट से, क्विकली एवरीवन। इतना क्या सोचना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में? यस इट इज 100% डोमिनेंट, है ना यार। आपको सिंपली क्या बोला है क्वेश्चन में? एक क्रॉस है, बहुत सिंपल है ये। सबसे पहली चीज यही तो समझाई थी आज क्लास में कि मेंडल ने जब क्रॉस किया था उसने क्या लिया था? दो पेरेंट्स लिए थे जिसमें एक होमोजाइगस डोमिनेंट था, एक होमोजाइगस रिसेसिव था। उनकी जब क्रॉसिंग की गई तो हमारे पास इस तरह की कंडीशन आई, और ये कंडीशन का फिनोटाइप कैसा होता है? कैसा होता है? एकदम डोमिनेंट जैसा ही तो होता है ना, भूल गए बेटा? जब टॉल प्लांट्स को क्रॉस किया था तो हमारे पास में जो यहाँ से ये जनरेशन आई थी, ये वाली, ये सारे टॉल थे कि नहीं थे? ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है कि नहीं करता है F1 जनरेशन? सो F1 जनरेशन ऑलवेज शो 100% डोमिनेंट कैरेक्टर अनलेस एंड अनटिल देयर इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। सिर्फ वो दो एक्सेप्शंस है, उसके अलावा मेंडल के अकॉर्डिंगली यही लॉ फॉलो होता है, ठीक है, कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारा डोमिनेंट अलील खुद को एक्सप्रेस करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। इन पी प्लांट्स इफ द जीन फॉर फ्लावर कलर हैज डोमिनेंट अलील, दिस कैपिटल पी किसके लिए? पर्पल फ्लावर्स के लिए हमारे पास ये है, एंड रिसेसिव के लिए, वाइट फ्लावर्स के लिए हमारे पास क्या है? वी विल बी हैविंग स्मॉल पी, है ना। तो पेरेंट्स क्या होंगे हमारे पास? कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, राइट। तो बेटा इनकी क्रॉसिंग करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगा ये वाला। और इस हेट्रोजाइगस कंडीशन का हमको क्या बताना है? व्हाट विल बी द, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यस यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास फिर से क्या आएंगे? डोमिनेंट फ्लावर्स आएंगे, दैट इज द पर्पल फ्लावर्स, ठीक है। इजी क्वेश्चंस थे ये, इसमें कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं था, कुछ बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? सो नाउ यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग।
जो भी आज आपको पढ़ाया, नहीं ये क्वेश्चन अलग था यार, ये हमने मिस कर दिया, ये क्वेश्चन अलग है। टू अलील्स ऑफ अ ट्रेट सेपरेट टू, मतलब सेम ही है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन आ गया है ना। Mendel's law of segregation during the formation of gametes, the two alleles for a trait separate so that each gamete receives only one allele. This is the right answer. ठीक है, ओके, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ गया, पहले वाले जैसा ही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही पूछा गया। कल की क्लास में आने से पहले यू विल स्टडी एवरीथिंग, मैं पूछूंगी क्लास में, रिकैप जब करेंगे ना, तो मतलब कल इन द सेंस नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, ट्यूसडे होगी, राइट, तो वी विल आस्क क्वेश्चंस, आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये पढ़ के आनी है सारी चीज़ें, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इनसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। मेंडल के लॉस, वाई पी प्लांट सिलेक्टेड, ओके, ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, देन ऑल द टर्म्स, जीनोटाइप, phenotype, recessive, dominant, homozygous, heterozygous, ये सारी टर्म्स अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करेंगे, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और जो हमारा फेमस वाला क्रॉस है दैट इज प्लांट की हाइट वाला, उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डाईहाइब्रिड में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और इसके अलावा आपका जो वहाँ पे पुनेट स्क्वायर होता है उसका क्या यूज़ है, ठीक है, ये सब पढ़ के आएंगे आप लोग अगली क्लास में। एंड लास्टली योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ठीक है, और कुछ रह तो नहीं गया। इन सभी टॉपिक्स में अगर कोई भी डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क मी, वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। कोई भी डाउट है अगर इन किसी भी टॉपिक में, कोई भी ऐसी चीज़ है कि मैम मेरे को अभी भी ये इस चीज़ में डाउट रह गया, तो प्लीज़ आस्क मी नाउ ओनली, सो दैट नेक्स्ट क्लास के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं। जेनेटिक्स ऐसा चैप्टर है, ये दोनों ही चैप्टर बहुत क्रूशियल है, principles of inheritance and molecular basis, not only for your board exams but also for your NEET exam, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, ठीक है। थैंक यू सो मच अर्पित। ऑल राइट, सो मकसद ये है यार, यहाँ पे जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो खाली क्लास के लिए नहीं छोड़नी है, ठीक है। आप जैसे हज़ारों बच्चे हर बार मुझसे पढ़ के जाते हैं, ठीक है, पर गलती कहाँ करते हैं उनको समझ सब आता है। देखो आज के टाइम में इतना टफ कंपटीशन है, वो जो 25 लाख बच्चे नीट एग्जाम देने जाते हैं ना, वो सब अच्छे से पढ़ के जाते हैं। मान लो उसमें से आपके 10 लाख भी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं अच्छे से पढ़ के गए, फिर भी 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको बायो एकदम टिप्स पे है, उनको आता है, सब समझ में आया था क्लास में, लेकिन चूक कहाँ हुई थी, उन्होंने इन चीज़ों को रिवाइज नहीं किया था, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अ मस्ट। आपको इस लेक्चर के बाद में एक डीएसए मिलेगा, उस डीएसए को प्लीज़ सॉल्व करना आप लोग। अगर आप उस डीएसए को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड मेक इट अ हैबिट दैट यू हैव टू डू द क्वेश्चंस एवरी डे फॉर एवरी टॉपिक दैट यू आर स्टडिंग, ओके। All the best. Thank you so much. Bye bye.